नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले देश के अमर सपूत बलिदानी उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये देश उनके आदर्शों पर चलता रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि वो तो सुना है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन ना तो मेले लगते हैं, ना वहाँ कोई आपको सजावट दिखती है, बस सिर्फ ये है कि कुछ ट्वीट आ जाते हैं। ये जो इस देश ने अपने बलिदानियों के साथ क्या किया, उनके परिवार के साथ क्या किया, अगर उसका कोई उदाहरण आपके पास हो तो सबसे नंगा उदाहरण आपको जो बलिदानी उधम सिंह हैं उनके परिवार के साथ है। चूँकि उनका अपना कोई परिवार तो नहीं था, बहन के बच्चे, और उनके साथ क्या हुआ कि वो रोज़ एक डेली वेजेस मज़दूर की तरह एक मज़दूरी करते रहे। इसको मैंने जब मैं आज तक में हुआ करता था, इसको एक बड़ी सीरीज़ के तौर पर किया था। तो आज उस पर छोटी सी बातचीत बाद में करेंगे, क्योंकि हम भी कहाँ तक जा पाते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आज चूँकि जब संसद में बहस चल रही थी, हम देख रहे थे कि किस तरह से विपक्ष जो है सरकार पर उन चीज़ों को लेकर हमला कर रहा था, खास तौर से विदेश नीति और देश की कमजोरी। लेकिन इसी दौरान एक और काम हो गया। कांग्रेस को विपक्ष के वहाँ कांग्रेस को सत्ता पक्ष ने जहाँ अच्छी तरह से धोया, उनके कई सारी पुरानी चीज़ों को बताया और जो नए तरीके हैं उनमें भी उसकी तैयारियां वहाँ आधी अधूरी पकड़ी गई। तो ये लगा कि क्या वाकई इस समय कांग्रेस बहुत गंभीरता से अपनी पार्टी पर मनन कर रही है। मैं अक्सर आप लोगों से जब चर्चा करता हूँ कि वो कौन से सलाहकार हैं जो इस वक्त राहुल गांधी को जो मुद्दे उठाने की सलाह दे रहे हैं या पार्टी के इश्यूज़ को लेकर जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच में संसद में बहस होती रही और उधर पूर्वोत्तर में जो कांग्रेस का मेघालय में बचा हुआ एकमात्र विधायक है वो भी चला गया। यानी पूर्वोत्तर की बात अगर आज हम करेंगे, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य हो गया, हम बंगाल की भी बात करेंगे इसमें। असम एक ऐसा राज्य है जहां अभी चुनाव होने हैं। गौरव गोगोई को उपनेता बनाकर कांग्रेस ने अपनी उनको एक ताकत देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जो कांग्रेस है पूर्वोत्तर राज्यों को किस तरह से आगे रखती है। लेकिन अगर हम ज़मीन की हकीकत देखते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर में अब बिल्कुल एक तरह से सफाया हो चुका। मैं उस पर एक पूरी डिटेल के साथ करेंगे। लेकिन अब यह है कि मेघालय विधानसभा में जो कांग्रेस का आखिरी सदस्य बचा हुआ था, मलयालम के जो विधायक थे रानी लिंगडो, वो चुन के आया हुआ था, उसने भी नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल होकर सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए। और इसके साथ ही जो कांग्रेस 2023 में 5 सीटों पर आई थी वो विधानसभा में बिना किसी सदस्य के हो गई। और ये बाकी तमाम राज्यों पर भी है। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप में से भी कुछ सोचें कि ये तो बदलाव हुआ, नहीं, ये दरअसल वहाँ पूर्वोत्तर में एक ऐसी जो पार्टीगत या राजनीति की जो नींव कांग्रेस की तरफ से डली थी, ये उसी के अब जो है ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उसी की आउट जो है आपको दिखेंगी, छोटी छोटी शाखाएं उसी की हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा एक कांग्रेस ने वहाँ एक तरफा सत्ता का उपभोग किया, वो भी स्थानीय नेताओं के साथ। हालांकि कुछ बड़े नेता उभरे थे लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी। तो कांग्रेस का जो आखिरी विधायक था और ये जो मेघालय में बचा हुआ था वो भी चला गया, क्योंकि वो चीफ व्हिप था पार्टी का। और उन्होंने, चूंकि पहले इससे पहले जो 4 विधायक थे वो जा चुके थे, उन्होंने अब अपना इस्तीफा थॉमस संगमा को सौंप दिया जो स्पीकर था। और उन्होंने कह दिया कि साहब अब मैं उसमें जा रहा हूँ, उसमें एनपीपी में शामिल हो रहा हूँ। 5 से घट के पिछले साल 4 हुई थी, फिर 4 से हट के 1 हो गई, क्योंकि गामरेंग विधायक सालेंग संगमा लोकसभा के लिए चुने गए थे। अब उनकी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ तो वहाँ मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जो तूरा से आते हैं, उनकी पत्नी मेहताब चांदी ने जीत हासिल कर ली। यानी कांग्रेस अगर वहाँ की स्थानीय सत्ता में आपको दिखाई देगी तो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अब असम में वो, माफ़ कीजिएगा, अगस्त में उसके 3 जो लोग थे जो विधायक, उससे पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, सेल्स्टीन लिंगडो, चार्ल्स मरंग और गैब्रियल वेरंगा ने भी
एनपीपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये वो है जिसको हम ये कहें कि और जो विधायक ने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता जो है उसके लिए मानना ये है कि यहाँ कांग्रेस के पास कोई शक्ति नहीं है, एनपीपी ही जो है स्थिरता और विकास के लिए काम कर रही है, लिहाजा मैं एनपीपी में चला जाता हूँ। और ये इस पार्टी के पास 33 विधायक हो गए हैं अब एनपीपी के पास, चूंकि इसको बहुमत नहीं मिला था, आपको मालूम होगा। अब अगर हम इसको ये देखें कि वहाँ बाकी सब चीज़ों में क्या क्या है, पूर्वोत्तर भारत का आखिर गणित क्या कहता है और क्यों हेमंत बिस्व शर्मा इसमें एक बड़ी भूमिका के तौर पर आए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ उनका जो चलता है एक वाद विवाद, आप सब देखते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी उन पर वार करना नहीं छोड़ते और वो राहुल गांधी पर वार करना नहीं छोड़ते। उस सब के बीच में ये जो पूर्वोत्तर का सफाया है उसको हम 2000 के दशक से लेते हैं। अगर हम लोग 2000 से देखें कि आखिर पूर्वोत्तर में ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस वहाँ की एक शक्ति हुआ करती थी, एक दो राज्यों को आप छोड़ दीजिए जैसे त्रिपुरा, और चूंकि हम 8 राज्य गिनते हैं, हालांकि 7 सिस्टर्स, लेकिन हम लोग असम को जोड़ के 8 राज्यों को गिनते हैं, तो उनमें से कांग्रेस 2000 तक एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। चूँकि आपको वहाँ अलग अलग सांस्कृतिक विभिन्नताएं दिखती हैं और एक जो भू रणनीतिक महत्व उन राज्यों का बहुत है। भारतीय कांग्रेस का वो ऐतिहासिक तौर पर गढ़ रहा, विपक्ष का कोई भी, चूँकि वैसे भी देश में विपक्ष अगर हम लोग 67 से पहले देखें तो आपको ढूंढना भारी पड़ता था, वो कांग्रेस के अंदर ही बहुत ताकतवर राजनेता जो हुआ करते थे वही एक कांग्रेस का विपक्ष हुआ करते थे। कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी और कभी कभी जनसंघ आपको एक विरोध के तौर पर, लेकिन उनका पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि उनको अभी नॉर्थ इंडिया में ही जूझना पड़ रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि ना तो वो दक्षिण भारत की तरफ अपने राजनीतिक कदम बढ़ा पा रहे थे और ना ही पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत तो वैसे भी भारत की निगाह में इतनी दूर हो चुका था और एक तरह से कांग्रेस ने उसको स्थानीय नेताओं पर इस तरह के समझौतों के साथ छोड़ दिया था कि वहाँ भारत की बहुत सारी मुख्य चीज़ें वहाँ दिखाई भी नहीं देती थी। खैर 2000 दशक से शुरू करते हैं, क्योंकि पुरानी बातें तो बहुत पुरानी हो जाएंगी। कांग्रेस की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मजबूती थी और वहाँ सब राज्यों में कांग्रेस की ज़्यादातर सरकारें थी। ये काल जो है 2000 उस तक चलता है। अगर हम लोग इसके 2000 से 2010 तक के बीच में देखें तो कांग्रेस के पास असम में तरुण गोगोई थे जो 2001 में जीते और 2016 तक लगातार, चूंकि हम आसाम से ही शुरू कर रहे हैं, आसाम का ही चुनाव इस समय सबसे अहम होने वाला है। और जब से बीजेपी आसाम में घुसी थी, जब से बीजेपी ने आसाम में सत्ता हासिल की थी, तभी से पूर्वोत्तर से कांग्रेस मुक्त जो एक बीजेपी का नारा हुआ करता था वो पूर्वोत्तर दिखाई देने लगा। तो उन्होंने, चूंकि तरुण गोगोई ने, जिनका बेटा गौरव गोगोई उसी विरासत पर अब अपना प्रभाव जमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको 2000 ये अच्छे से मालूम है कि 1/4 सदी के गुजर जाने से लोगों का बदलाव किस तरह आ जाता है। तो अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर में मैंने आपको बताया कि वो रहे 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में रही कि वहाँ चूंकि एजीपी, आपको मालूम होगा, असम गण परिषद बिखर चुकी थी। भृगु कुमार फुकन और प्रफुल्ल महंता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उस पूरी पार्टी को बिखेर के रख दिया था। वो छात्र नेताओं की पार्टी, जब 36 साल के प्रफुल्ल महंता कभी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और भृगु कुमार फुकन गृह मंत्री बने थे, उस जमाने की बात थी। उसके बाद उनके बीच में जो बिखराव हुआ और बीजेपी अपनी जड़ जमा नहीं पाई थी। धीरे धीरे बीजेपी आपको 2000 के बाद, वहाँ 2010 के बाद कोशिश करती हुई दिखती है और जब 2014-15 के उसके बाद उसमें हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से टूट के आते हैं और उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल भी दूसरी पार्टी से आए हैं। अब उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो जो पार्टी है वहाँ एक बड़ी उसके तौर पर दिखाई देने लगती है बीजेपी, और फिर वहाँ से सफाया हो जाता है। जैसे ही 2016 में पार्टी सत्ता में आती है बीजेपी, वहाँ से कांग्रेस आपको दिखना बंद हो जाती है। मैं अभी आपको हर एक राज्यों के मौजूदा चुनाव की स्थिति भी बताऊंगा कि किस में क्या क्या अब कांग्रेस के पास है। और इसके बाद हम लोग मणिपुर की तरफ जाते हैं। मणिपुर में ओकराम इबोबी सिंह, यानी ओ इबोबी सिंह, ये नाम आपको जहन में आता होगा, जिनको थोड़ा सा 2000 के समय का, या जिनकी उम्र इतनी है कि वो 2000 के समय की राजनीति को समझते थे। ये 2002 से 2017 तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। कांग्रेस
ने वहाँ ये कहा कि हमने राज्य में स्थिरता ला के रखी। हालांकि बीच बीच में आपने विद्रोह देखे होंगे, क्योंकि मैतेई ये सब चलता रहा, और जो म्यांमार में जरा सा भी कुछ वो जरा सी भी अनरेस्ट होता था तो उसका असर मणिपुर पर होता था। लेकिन उनके समय में उग्रवाद के मुद्दे बढ़ते रहे, करप्शन होता रहा, और जो कहानियां अब आप सुन रहे हैं जिस पे कांग्रेस हल्ला कर रही है, ये उसी समय पैदा हुए हुए मसले थे जो अब पूरी संख्या पर बढ़कर आ गए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा था कि वो पूर्वोत्तर को उनके स्थानीय चीज़ों में, उनके जो स्थानीय नेता हुआ करते थे विधानसभा के मसले में, उनको छोड़ देती थी, और बाकी खुद के लिए केंद्र में बस उसको सांसद चाहिए होते थे। इसके अलावा वहाँ क्या चल रहा है उस पर उसने बहुत ज़्यादा असर नहीं। अब मेघालय पे चलते हैं, जहाँ के ये विधायक हैं। यहाँ डीडी लपांग और बाद में मुकुल संगमा, ये दो नाम आपने सुने होंगे, लपांग और संगमा। चूंकि उनका एक तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था इस देश का नॉर्थ ईस्ट के साथ, उस तरह से चूंकि मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं था, तो अखबार में यहाँ उनकी खबरें देखे हुए मैं तो इस बात का आपको अभी भी चैलेंज कर सकता हूं कि आप में से कोई भी, जो लोग हमारे जितने भी लोग देखते हैं, क्या कोई वो ये बता सकता है कि उन्होंने आखिरी बार टीवी पर मणिपुर के अलावा नॉर्थ ईस्ट की खबर कब देखी होगी, आसाम और उसको छोड़ दीजिए। उनको याद हो कि कोई वहाँ घटना, वहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ कभी कोई कुछ दूसरी समस्याएं हुई हैं, उस तरह का कोई चीज़ दिखती है सिर्फ बाढ़ और उसके अलावा। दरअसल वैसे ही ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ था कि वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रख रही थी। और बीजेपी की कामयाबी के पीछे एक बड़ा कारण ये है, एक तो आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, तो अब भारत पूरी तरह से एक एक घटना पर नज़र रखता है। आप देखते होंगे मणिपुर भी चर्चाओं में, मणिपुर का सवाल आपको कोई बीजेपी से पूछने को अगर कोई विरोधी होता है तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी आपसे सवाल पूछ सकता है, और दूसरे लोग भी आपसे सवाल पूछते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ ये लोग, कुछ लोग थे, तो ये 2010 से उसके बाद मुकुल संगमा आए, पहले डीडी लपांग, और उसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते। फिर इसके बाद वहाँ से मेघालय से सफाया हो गया कांग्रेस का, चूँकि जिस तरह से उनके बेटे को, संगमा के बेटे को, कोनराड संगमा को, और अगाथा संगमा जो उनकी बेटी थी, वो लोकसभा में आपको दिखाई देती, तो उनको जब जोड़ा, और फिर ये एक संगठन, इसके कर्णधार चूँकि हेमंत बिस्व शर्मा को कहना चाहिए, उसने इस पूरे गठबंधन की एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका रखी। चूँकि जब सर्बानंद सोनोवाल पहला जो कार्यकाल था, सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में, उसमें इसके पास पूरा है, हेमंत बिस्व शर्मा के पास ये पूरा पूर्वोत्तर था, और उसका संयोजक बना के उन्होंने पूरा अलग अलग जगह ऐसे समझौते किए कि बीजेपी वहाँ सत्ता में आने लगी, और वहाँ से कांग्रेस का बंडल बनने चला। तो यहाँ से फिर आपको मालूम है वहाँ 2018 का चुनाव हुआ, उसके बाद फिर 2023 का हुआ। गठबंधन में ताकत गठबंधन को मिली है। 2018 में तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जीत के आई थी, लेकिन इसके बावजूद सत्ता गठबंधन के पास आई थी। ये खेल वहाँ के पूर्वोत्तर के चाणक्य हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। उसके बाद मिजोरम पर बात करते हैं। ललथनहौला कई बार रही, ये नाम आपने सुना होगा। 2008 से 2018 तक उनका कार्यकाल रहा। कांग्रेस मिजोरम में मजबूत बनी रही, लेकिन वहाँ से धीरे से फिर मिजो नेशनल फ्रंट आता है, और इसके बाद फिर सफाया, फिर कांग्रेस वहाँ से साफ हो जाती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2016 में ही, जो वैसे पहले आपको याद होगा मुकुटमिथी और गेगोंग अपांग, ये नाम आपने सुने हुए होंगे। ये कांग्रेस में थे, गेगोंग बाद में कांग्रेस में आए थे, लेकिन ये लोग काफ़ी लंबे समय तक, फिर दोरजी खांडू, इन्होंने कांग्रेस की सरकारों का नेतृत्व किया अबाध तौर पे। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन होता रहा, और बहुत सारे मुद्दे वहाँ होते रहे, चूँकि बॉर्डर स्टेट है, चाइना के साथ सीधा वो है, और हम कभी नेपाल उस तरह से रहे, अलग अलग चीज़ों का वो रहा। और क्योंकि चीन उसको अपना हिस्सा बताने की बहुत बार कोशिश करता है, और उसको साउथ चाइना को कोई एक हिस्सा बताता है। तो लेकिन यहाँ बहुत अरसे तक यूपीए से जो मदद जाती रही, या तमाम चीज़ें, चूँकि बॉर्डर स्टेट है, उसको बहुत सारा फंड मिलता है, उससे कांग्रेस अपने आप को बनाए रखी। लेकिन जैसे ही पेमा खांडू आते हैं, वो पूरे के पूरे विधायकों के साथ, कांग्रेस की पूरी सरकार के साथ वापस चले जाते हैं, किसमें? बीजेपी में। और वहाँ तब से आज तक बीजेपी की सरकार है। और ये जो चुनौतियाँ रही, तो कांग्रेस के लिए क्या हुआ? अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ये हुआ क्या कि कांग्रेस ने इस पूरे समय में, अगर आप देखेंगे, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, और जो फंड का पैसा है वो रिलीज हुआ, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा था, इस पर कभी जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन खबरों के दौरान पता करते रहे, तो उस दौरान पता चलता था कई 100 करोड़ के अकाउंट्स में पड़े हुए होते थे पैसे।
जो वहाँ के संगठन हुआ करते थे वो वसूली करते थे, और कांग्रेस उसको, चूंकि देश को नहीं पता है तो इसलिए कांग्रेस समझती थी किसी को नहीं पता है, तो वो उन सब चीज़ों को उसने छोड़ दिया। अब 2010 के बाद का मैटर देखते हैं। 10 से 2016 के बीच में कांग्रेस के लिए केंद्र में भी चुनौतियों की शुरुआत हो गई, क्योंकि एक के बाद एक करप्शन के आरोप लगे, और उधर नए क्षेत्रीय दल उभरने लगे जिन्होंने बीजेपी ने अपना एक एजेंडा भी वहां तय कर लिया था। अब असम में, जो मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा झटका असम में लगा, और तरुण गोगोई के नेतृत्व में जो असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बुरी तरह हराया। सर्बानंद सोनोवाल पहली बार बने और बीजेपी ने वहां इनरोड किया। अब वो जो दल बदल के कारण कांग्रेस सरकारें वहां गिरती थी, अरुणाचल प्रदेश में कई बार गिरी, लेकिन 2016 में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो पूरी की पूरी सरकार के साथ बीजेपी में आ गए। तब से आज तक वहां वही है, और कांग्रेस धीरे धीरे वहां से चली गई। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के जो नारा बनाया था, उसके लिए उसने बाकायदा अपना एक अलायंस बनाया था, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें पूर्वोत्तर के जितने भी गैर कांग्रेसी दल थे उनको इकट्ठा करके कांग्रेस के लिए मुश्किल किया। कांग्रेस 2017 में मणिपुर में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन छोटे दलों के साथ गठबंधन करके बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री पहले बने, और ओकराम इवोवी सिंह से, जो कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर हम देखते हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी गंवाई। मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को हरा दिया, और लालथनहावला आखिरी मुख्यमंत्री वहां कांग्रेस के दिखाई दिए। मेघालय में मैं आपको बता चुका कि 2018 के बाद से वहां से सफाया हुआ और अब तक वहां नहीं है। त्रिपुरा में कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि लगभग 25 साल का शासन अगर आपको वहां दिखता है तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, अबाध शासन था, वहाँ कोई वो नहीं था। और लास्ट के 15 साल में आपने देखा किस तरह से माणिक सरकार जो है एक तरह से ईमानदारी और एक उस सादगी के प्रतीक बना दिए गए थे, जबकि सच में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। वो मैंने आपको इससे पहले अपने एक वीडियो में साफ किया था कि कांग्रेस खैर वहाँ कभी मजबूत स्थिति नहीं, लेकिन नागालैंड और सिक्किम में भी आप देखेंगे जो लोकल पार्टीज थी वही हमेशा ताकत में रही। आपको याद होगा पहले वो आपको पवन चामलिंग की सरकार चलती रही, बहुत लंबे अरसे तक वहाँ चलती रही, और 16 साल तक एक और पार्टी की, तो वहाँ लगातार इस तरह रहा। अब जो आखिरी मुख्यमंत्री रहे, मैं राज्य सहित देखता हूं तो आपको तरुण गोगोई 2016 तक, मणिपुर इगोवेगी सिंह 2017 तक, मिजोरम में ललथनहावला 2018 तक, मेघालय में मुकुल संगमा 2018 तक, अरुणाचल प्रदेश में 2016 तक। इसके बाद कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आज की डेट में भी मेघालय का कांग्रेसी विधायक आखिर भी चला गया। तो इस पर अगर हम लोग देखते हैं अब कितनी स्थिति है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। असम में 126 विधायक है, जिसमें से 27 कांग्रेस के, 22 से 27 उनको कहा गया, 22 से 27 हैं एग्जैक्ट वो। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधायक हैं टोटल, अगर हम लोग देखें, उसमें से सिर्फ एक कांग्रेस का है। मणिपुर में 60 विधायक थे, 5 कांग्रेस के थे विपक्ष में। मेघालय में अब 0 है, मिजोरम में सिर्फ 1 है, बहुत मामूली उपस्थिति है, और नागालैंड में 0 है, त्रिपुरा में 3 है लेकिन बिल्कुल वीक प्रेजेंस आपको दिखाई देती है, और सिक्किम में 0 है। यानी अगर आप देखें कि सिर्फ असम छोड़ दें और उसके अलावा वो त्रिपुरा में 3 विधायकों के साथ या फिर 1 विधायकों के साथ है, इसके साथ वहां से पूरी तरह कांग्रेस का सफाया हो चुका है। तो ये जो कहानी है वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको अभी ये लग रहा है कि वो पहले यहाँ निपटा ले बीजेपी को। यानी जो एक पूरे नेशनल पार्टी जिसका एक आबाद शासन हुआ करता था, उसके जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं इस वक्त, उनको ये मालूम है, वो कोशिश की, याद की मणिपुर की यात्रा की, वो सब की, लेकिन ग्राउंड पे जो लीडरशिप क्रिएट करने वाली होती है वो लीडरशिप कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ जो है एक नेता के खोने से कैसे बदल सकता है, ये आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का दिखता है। बाकी तमाम चीज़ों पर ये राजनीतिक शक्ति उनकी जो घटी है वो सब उसको बता देती है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि एक आखिरी विधायक के साथ ही मुझे लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि कांग्रेस त्रिपुरा में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रही है, और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का अभी का कार्यकाल है और जिस तरह की अपनी वो योजना के साथ बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद आसाम में भी होगी। तो ये एक कम से कम पूर्वोत्तर, जो कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर की बात कर रहे थे, वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने शायद करके दिखा दिया है, और ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए होगा कि वहाँ वापसी करे। क्योंकि कांग्रेस को अगर मैं कहूँ कि वो बहुत ही, चूँकि मैंने इन तमाम राज्यों में घूम के देखा, मैं आपके साथ
जो चर्चा करता हूँ तो ज़्यादातर दो तरह से होती है। बहुत सारी चर्चाएं हम लोग इस तरह देखते हैं कि ये जो है बहुत सारी चर्चाओं में हम लोग ये देखते हैं कि क्या वो सिर्फ वहाँ मैं गया हूँ कि नहीं, और आपको मालूम होना चाहिए बरी हो गए। माफ़ कीजिएगा, हम लोग इसको यहीं करते हैं और इस पर दूसरी खबर पर चलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।